अध्याय 42। अब यहाँ सिर्फ हम और भूत ही बचे हैं। मेरा पेट गुड़गुड़ाने लगा। उसने पूछा, तुम्हारा पसंदीदा भोजन क्या है? पिज्जा, मैंने तुरंत कहा। जब तक हो सके इसे ले लो। ऑर्डर करो, हम इसे उठा लेंगे। हम अपने आगमन के बाद से बिशप हाउस के आसपास के इलाकों से आगे नहीं गए थे और एक पिशाच के बगल में रेंज रोवर में ग्रेटर मेडिसन क्षेत्र के चारों ओर ड्राइव करना अजीब लग रहा था। हमने हैमिल्टन के लिए पीछे का रास्ता लिया, पहाड़ियों के ऊपर से दक्षिण की ओर शहर में जाने से पहले फिर से उत्तर की ओर मुड़े और पिज्जा लिया। ड्राइव के दौरान मैंने बताया कि मैं बचपन में कहाँ तैराकी करने गया था और मेरा पहला असली प्रेमी कहाँ रहता था। शहर हैलोवीन की सजावट से भरा हुआ था, काली बिल्लियां, झाड़ू पर चुड़ैलें, यहाँ तक कि नारंगी और काले अंडों से सजे पेड़ भी। दुनिया के इस हिस्से में ये केवल चुड़ैलें ही नहीं थीं जो उत्सव को गंभीरता से लेती थीं। जब हम पिज्जा की दुकान पर पहुंचे, मैथ्यू मेरे साथ बाहर निकल गया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि चुड़ैलें या इंसान हमें देख सकते हैं। मैंने उसे चूमने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने एक हल्की फुल्की हंसी के साथ जवाब दिया। जिस कॉलेज छात्रा ने हमें फ़ोन किया था, उसने मैथ्यू को पाई देते समय स्पष्ट प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। अच्छा हुआ कि वह चुड़ैल नहीं है, मैंने कहा जब हम कार में वापस आए। वो मुझे एक नई जगह पर ले जाती और तुम्हें अपनी झाड़ू पर बिठाकर उड़ जाती। पिज्जा पेपरोनी और मशरूम से भरपूर। मैंने रसोई और परिवार के कमरे में छोड़ी गई गंदगी को संभाला। मैथ्यू ने डाइनिंग रूम से मुट्ठी भर कागज निकाले और उन्हें रसोई की चिमनी में जला दिया। हम इनका क्या करें? उन्होंने मेरी माँ का पत्र, रहस्यमय 3 पंक्ति वाला सूक्ति लेख तथा एशमोल 782 का पृष्ठ दिखाते हुए पूछा। मैंने उससे कहा, इन्हें रखवाली वाले कमरे में छोड़ दो, घर इनका ख्याल रखेगा। मैं कपड़े धोने और सारा के ऑफिस को व्यवस्थित करने में लगा रहा, लेकिन जब मैं अपने कपड़े रखने ऊपर गया तो मुझे पता चला कि दोनों कंप्यूटर गायब थे। मैं घबराकर नीचे की ओर भागा। मैथ्यू, कंप्यूटर चले गए हैं। हेमिश के पास वे हैं, उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ते हुए और मेरे सिर के पीछे मेरे बालों को सहलाते हुए कहा। सब ठीक है, घर में कोई नहीं था। मेरे कंधे झुक गए, दिल अभी भी एक और डोमेनिको या जूलियट से आश्चर्यचकित होने के विचार से धड़क रहा था। उसने चाय बनाई, फिर मेरे पैरों को सहलाया और मैंने चाय पी। इस दौरान उसने कोई महत्वपूर्ण बात नहीं की। हैमिल्टन के घर जो उसे किसी और जगह और समय की याद दिलाते थे, टमाटर की उसकी पहली सूंघ, जब उसने मुझे ऑक्सफोर्ड में नाव चलाते देखा तो उसने क्या सोचा जब तक कि मैं गर्मी और आराम में आराम नहीं कर गया। मैथ्यू हमेशा अलग रहता था जब कोई और नहीं होता था, लेकिन अब जब हमारे परिवार चले गए थे तो यह अंतर विशेष रूप से स्पष्ट था। बिशप के घर आने के बाद से उसने धीरे धीरे 8 अन्य जीवन की जिम्मेदारी ले ली थी। वो उन सभी पर नज़र रखता था, चाहे वे कोई भी हों या उनका उससे कोई भी रिश्ता हो, उसी क्रूर तीव्रता के साथ। अब उसके पास प्रबंधन करने के लिए केवल एक प्राणी था। हमारे पास सिर्फ बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैंने सोचा, जब से हम मिले थे तब से कई दिन गुजर गए। सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं। पिछले कुछ सप्ताह लगभग बाइबल की तरह ही परीक्षा वाले रहे हैं। मुझे लगता है कि हम केवल एक ही चीज से बच पाए हैं, वह है टिड्डियों का प्रकोप, उन्होंने कुछ देर रुककर कहा। लेकिन अगर ब्रह्मांड हमें पुराने तरीके से परखना चाहता है, इसलिए ये हमारी परीक्षा का अंत है। आज शाम को 40 दिन हो जाएंगे। इतना कम समय, इतना कुछ घटित हो गया। मैंने अपना खाली मग मेज पर रख दिया और उसके हाथ पकड़ लिए। हम कहाँ जा रहे हैं, मैथ्यू? क्या तुम थोड़ी देर और इंतजार कर सकती हो, मोन कोयूर? उसने खिड़की से बाहर देखा। मैं चाहता हूँ कि ये दिन लंबा चले और जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। तुम्हें मेरे साथ घर खेलना पसंद है। बालों का एक टुकड़ा उसके माथे पर गिर गया था और मैंने उसे पीछे कर दिया। मुझे आपके साथ घर खेलना बहुत पसंद है, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। हमने आधे घंटे तक चुपचाप बात की, इससे पहले कि मैथ्यू ने फिर से बाहर की ओर देखा। ऊपर जाओ और नहा लो। टैंक में पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करो और एक लंबा गर्म स्नान भी करो। आने वाले दिनों में तुम्हें कभी कभी पिज्जा खाने की इच्छा हो सकती है।
लेकिन ये तुम्हारी इच्छा की तुलना में कुछ भी नहीं होगा। गर्म पानी, कुछ ही हफ्तों में आप खुशी खुशी नहाने के लिए हत्या कर देंगे। जब मैं नहा रही थी तब मैथ्यू ने मेरी हैलोवीन पोशाक का जिक्र किया। ऊंची गर्दन वाली बछड़े तक की लंबाई वाली काली पोशाक, नुकीले पंजे वाले जूते और नुकीली टोपी। मैं पूछ सकता हूँ, ये क्या है? उसने लाल और सफ़ेद क्षैतिज पट्टियों वाली एक जोड़ी मोजे लहराए। ये वही स्टॉकिंग्स हैं जिनका हमने जिक्र किया था, मैंने कराहते हुए कहा। अगर मैं इन्हें नहीं पहनूंगा तो उसे पता चल जाएगा। मेरे पास अभी भी मेरा फ़ोन है। मैं इन घिनौनी चीज़ों में तुम्हारी तस्वीर खींच लूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए ब्लैकमेल करूंगा। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी चुप्पी सुनिश्चित कर सके? मैं टब में और नीचे बैठ गया। मुझे यकीन है कि वहाँ है, मैथ्यू ने मोजे को पीछे फेंकते हुए कहा। हम पहले तो बहुत चंचल थे। पिछली रात डिनर पर और फिर नाश्ते पर हमने सावधानीपूर्वक यह उल्लेख करने से परहेज किया कि यह साथ रहने का हमारा आखिरी मौका हो सकता है। मैं अभी भी नौसिखिया था, लेकिन एम ने मुझे बताया कि सबसे अनुभवी समय यात्री भी अतीत और भविष्य के बीच चलने की अप्रत्याशितता का सम्मान करते हैं और पहचानते हैं कि समय के मकड़ी के जाल में अनिश्चित काल तक भटकना कितना आसान होगा। मैथ्यू ने मेरे बदलते मूड को भांप लिया और पहले तो उसने अधिक सौम्यता से, फिर तीव्र अधिकार भाव से इसका उत्तर दिया, जिससे मुझे उसके अलावा किसी और के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आराम और आश्वासन की हमारी स्पष्ट आवश्यकता के बावजूद हम अपनी शादी को पूर्ण नहीं कर पाए। जब हम सुरक्षित हो जाएंगे, तो उसने मेरे कॉलबोन पर चूमते हुए कहा, जब ज्यादा समय होगा। रास्ते में कहीं मेरा चेचक का छाला फट गया। मैथ्यू ने इसकी जांच की और कहा कि यह ठीक है, एक पैसे के आकार के गुस्से से भरे खुले घाव के लिए एक अजीब वर्णन। उसने मेरी गर्दन से पट्टी हटा दी, जिससे मिरियम के घावों का हल्का सा निशान दिखाई दिया, और मेरे हाथ से भी एक निशान दिखाई दिया। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो, उसने मेरी कोहनी के अंदरूनी हिस्से को चूमते हुए कहा, जहां उसने मेरी नसों से पानी पिया था। उसके होंठ मेरी त्वचा पर गर्म महसूस हुए। कितना अजीब है, वहाँ मेरी त्वचा ठंडी है। मैंने अपनी गर्दन को छुआ। यहाँ भी। मैथ्यू ने अपना अंगूठा उस जगह पर घुमाया जहाँ मेरी कैरोटिड धमनी सतह के करीब से गुजरती थी। उसके स्पर्श से मैं कांप उठा। वहाँ तंत्रिका अंत की संख्या 3 गुनी हो गई थी। अतिरिक्त संवेदनशीलता, मैथ्यू ने कहा, जैसे कि तुम आंशिक रूप से पिशाच हो। वह झुका और अपने होंठ मेरी नाड़ी पर रख दिए। ओह! मैं चौंक गया, भावना की तीव्रता से। समय का ध्यान रखते हुए मैंने काली पोशाक पहन ली। अपनी पीठ पर चोटी बांधे हुए मैं मानो 19वीं सदी के किसी फोटो से बाहर निकली हुई लग रही थी। मैथ्यू ने ड्रास की आस्तीन खींचते हुए कहा, बहुत बुरा हुआ कि हम विश्व युद्ध की ओर नहीं जा रहे हैं। इस तरह की पोशाक में तुम 1912 की एक विश्वसनीय स्कूल शिक्षिका लगोगी। इन्हें पहनकर नहीं। मैं बिस्तर पर बैठ गई और कैंडी धारीदार मोजे पहनने लगी। मैथ्यू जोर से हंसने लगा और मुझसे तुरंत टोपी पहनने की विनती करने लगा। मैं खुद को आग लगा लूंगा, मैंने विरोध किया। जैको, लालटेन जलने तक प्रतीक्षा करो। हम माचिस लेकर बाहर गए, ये सोचकर कि हम कद्दू को इंसानों की तरह जला सकते हैं। हालांकि हवा चल रही थी, जिससे माचिस जलाना मुश्किल हो गया और मोमबत्तियां जलाए रखना असंभव हो गया। लानत है, मैंने कसम खाई, सोफी का काम बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्या आप कोई जादू कर सकते हैं? मैथ्यू ने कहा। वह माचिस की डिब्बी पर एक और वार करने के लिए पहले से ही तैयार था। नहीं, तो मुझे हैलोवीन पर चुड़ैल बनने का नाटक करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सोफी को अपनी विफलता के बारे में बताने के विचार मात्र से ही मेरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित हो गया और बाती में जान आ गई। मैंने बाकी 11 कद्दू जलाए जो ड्राइव पर बिखरे हुए थे। हर एक पिछले वाले से ज्यादा आश्चर्यजनक या डरावना था। 6 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और दबी हुई आवाज में ट्रिक या ट्रीट की आवाजें आने लगीं। मैथ्यू ने पहले कभी अमेरिकी हैलोवीन का अनुभव नहीं किया था और उसने हमारे पहले आगंतुकों का उत्सुकता से स्वागत किया। जो भी बाहर था, उसे उसकी दिल को छू लेने वाली मुस्कान मिली, इससे पहले कि मैथ्यू मुस्कुराया और मुझे आगे आने का इशारा किया।
एक छोटी चुड़ैल और एक थोड़ा बड़ा पिशाच सामने के बरामदे पर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। चाल या दावत, उन्होंने अपने खुले तकिए को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं एक पिशाच हूँ, लड़के ने मैथ्यू की ओर अपने नुकीले दांत दिखाते हुए कहा। उसने अपनी बहन की ओर इशारा किया। वह एक चुड़ैल है, मैं ये देख सकता हूँ, मैथ्यू ने काली टोपी और सफ़ेद मेकअप को देखते हुए गंभीरता से कहा। मैं भी एक पिशाच हूँ, लड़के ने उसे गंभीरता से परखा। तुम्हारी माँ को तुम्हारी पोशाक पर और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। तुम बिल्कुल भी वैम्पायर जैसे नहीं दिखते। तुम्हारा केप कहाँ है? छोटे आकार के वैम्पायर ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं, दोनों मुट्ठियों में अपनी साटन की केप को मोड़ा, जिससे उसके चमगादड़ के आकार के पंख दिखाई देने लगे। देखो, उड़ने के लिए तुम्हें अपने केप की जरूरत है, वरना तुम चमगादड़ से नहीं टकरा सकते। यह एक समस्या है। मेरा केप घर पर है और अब मैं वापस जाकर इसे नहीं ले सकता। शायद मैं आपका उधार ले सकूं। मैथ्यू ने प्रत्येक तकिए के कव में मुट्ठी भर कैंडी डाली। दोनों बच्चों की आंखें उसकी उदारता से बड़ी हो गईं। मैंने उनके माता पिता की ओर हाथ हिलाने के लिए दरवाजे के पीछे से झांका। आप बता सकते हैं कि वो एक चुड़ैल है, लड़की ने कहा। मेरे लाल और सफ़ेद धारीदार मोजे और काले जूते की ओर स्वीकृतिपूर्वक सिर हिलाया। अपने माता पिता के आग्रह पर उन्होंने चिल्लाते हुए धन्यवाद कहा और वे पैदल ही नीचे उतर गए और प्रतीक्षा कर रही कार में चढ़ गए। अगले 3 घंटों में हमें परी राजकुमारियों, समुद्री लुटेरों, भूतों, कंकालों, जलपरियों और अंतरिक्ष एलियंस के साथ साथ और भी चुड़ैलों और पिशाचों का लगातार सामना करना पड़ा। मैंने मैथ्यू को धीरे से बताया कि प्रत्येक भूत को एक कैंडी देना अनिवार्य है और अगर उसने अभी मुट्ठी भर उपहार बांटना बंद नहीं किया तो 9 बजे ट्रिक या ट्रीटिंग बंद होने से बहुत पहले ही हमारे पास कैंडी खत्म हो जाएगी। हालांकि उनके स्पष्ट प्रसन्नता को देखते हुए मेरे लिए उनकी आलोचना करना कठिन था। दरवाजे पर आने वाले बच्चों के प्रति उनके जवाबों ने उनके एक बिल्कुल नए पहलू को उजागर किया। वह नीचे झुके ताकि वह कम भयभीत करने वाले लगे। उन्होंने उनकी वेशभूषा के बारे में सवाल पूछे और हर युवा लड़के से जो पिशाच होने का दावा कर रहा था, कहा कि वह सबसे भयावह प्राणी है जिसे उसने कभी देखा है। लेकिन यह एक परी राजकुमारी के साथ उसकी मुठभेड़ थी जो बड़े आकार के पंखों और एक गॉर्ज स्कर्ट पहने हुए थी जिसने मेरे दिल को सबसे ज्यादा झकझोरा। इस अवसर से अभिभूत और थकी हुई, जब मैथ्यू ने पूछा कि उसे कौन सी कैंडी चाहिए तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका भाई, जो 6 साल का एक तगड़ा युवा समुद्री डाकू था, ने डर के मारे उसका हाथ छोड़ दिया। हम तुम्हारी माँ से पूछेंगे। मैथ्यू ने परी राजकुमारी को अपने पास खींच लिया और समुद्री डाकू को उसके रुमाल के पीछे से पकड़ लिया। उसने दोनों बच्चों को सुरक्षित रूप से उनके माता पिता की प्रतीक्षा कर रही बाहों में पहुंचा दिया। हालांकि उनके पास पहुंचने से बहुत पहले परी राजकुमारी अपने आंसू भूल गई थी। इसके बजाय उसने मैथ्यू के स्वेटर के कॉलर में एक चिपचिपा हाथ लपेटा हुआ था और अपनी छड़ी से उसके सिर पर हल्के से थपथपाते हुए दोहरा रही थी, बिपिटी बॉप पिटी बू। जब वह बड़ी हो जाएगी और प्रिंस चार्मिंग के बारे में सोचेगी तो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखेगा, मैंने उसे घर वापस आने के बाद बताया। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो चांदी की चमक की बौछार हुई। तुम परियों की धूल से ढके हुए हो, मैंने कहा, हंसते हुए और उसके बालों से धूल के आखिरी हिस्से को झाड़ते हुए। लगभग 8 बजे, जब परी राजकुमारियों और समुद्री लुटेरों की लहर काली लिपस्टिक और जंजीरों से सजे चमड़े के वस्त्र पहने गॉथिक किशोरों में बदल गई, मैथ्यू ने मुझे कैंडी की टोकरी सौंपी और रखवाली वाले कमरे में चले गए। काया, मैंने चिढ़ाते हुए कहा और दूसरे उदास समूह के दरवाजे पर जवाब देने से पहले अपनी टोपी सीधी की। बिशप की हैलोवीन प्रतिष्ठा को खराब किए बिना पोर्च की रोशनी को बंद करना सुरक्षित होने से केवल 3 मिनट पहले हमने एक और जोरदार दस्तक सुनी और एक चिल्लाहट, ट्रिक या ट्रीट। वो कौन हो सकता है? मैंने कराहते हुए अपनी टोपी को अपने सिर पर पटक लिया। 2 युवा जादूगर सामने की सीढ़ियों पर खड़े थे। उनमें से एक पेपर बॉय था। उसके साथ एक दुबला पतला किशोर था जिसकी त्वचा खराब थी और नाक छिदी हुई थी, जिसे मैंने नील कबीले का सदस्य होने के रूप में पहचाना। उनकी वेशभूषा, जैसी कि वे थे,
टॉम जीन्स, सेफ्टी पिन वाली टी शर्ट, नकली खून, प्लास्टिक के दांत और कुत्ते के पट्टे की लंबाई थी। क्या तुम इसके लिए थोड़े बूढ़े नहीं हो, सैमी? अब मुझे बताओ। सैमी की आवाज अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से टूट रही थी और उसके कृत्रिम नुकीले दांतों ने उसे तुतलाने पर मजबूर कर दिया। नमस्ते, सैम। कैंडी की टोकरी के नीचे आधा दर्जन टुकड़े थे। जो बचा है उसे आप ले सकते हैं। हम बस लाइट बंद करने ही वाले थे। क्या आपको हंटर्स के घर पर सिबों की तलाश में नहीं जाना चाहिए? हमने सुना है कि इस साल आपके कद्दू वाकई बहुत अच्छे थे। सैमी एक पैर से दूसरे पैर पर खिसक गया और ठीक है। वह शर्मा गया और अपने प्लास्टिक के दांत निकाल लिए। रॉब ने कसम खाई कि उसने दूसरे दिन यहाँ एक पिशाच देखा था। मैंने उससे $20 की शर्त लगाई कि बिशप घर में एक भी पिशाच नहीं आने देंगे। आपको इतना यकीन कैसे है कि अगर आप किसी पिशाच को देखेंगे तो उसे पहचान लेंगे? वह पिशाच कमरे से बाहर आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। सज्जनों, उसने धीरे से कहा, 2 किशोरों के जबड़े खुले रह गए। या तो हमें इंसान होना पड़ेगा या फिर बहुत बेवकूफ, अगर हम उसे पहचान ना पाएं, रॉब ने अचंभित होकर कहा। वह सबसे बड़ा पिशाच है जिसे मैंने कभी देखा है। कूल, सैमी कान से कान तक मुस्कुराया। उसने अपने दोस्त को हाई फाइव दिया और कैंडी पकड़ ली। भुगतान करना मत भूलना, सैम, मैंने दृढ़ता से कहा। और सैमुएल, मैथ्यू ने असामान्य रूप से स्पष्ट फ्रांच लहजे में कहा, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूं कि आप इस बारे में किसी और को न बताएं? कभी। सैमी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी रोचक जानकारी अपने पास ही रखेगा। मैथ्यू का मुंह फड़क उठा। नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ गया। क्या तुम कल तक चुप रह सकते हो? जरूर, सैमी ने सिर हिलाया, पुष्टि के लिए रॉब की ओर देखते हुए। ये सिर्फ 3 घंटे का समय है। हम ऐसा कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। वे अपनी बाइक पर सवार होकर चल पड़े। मैथ्यू ने चिंता से भरे स्वर में कहा, सड़कें अंधेरी हैं। हमें उन पर गाड़ी चलानी चाहिए। वे ठीक हो जाएंगे। वे पिशाच नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से शहर में अपना रास्ता खोज लेंगे। दोनों बाइकें फिसलकर रुक गईं, जिससे ढीली बजरी की बौछार होने लगी। आप चाहते हैं कि हम कद्दू बंद कर दें? सैमी ने ड्राइववे से चिल्लाकर कहा। अगर आप चाहें, मैंने कहा। धन्यवाद, रॉब नील ने ड्राइववे के बाईं ओर और सैमी ने दाईं ओर हाथ हिलाया, ईर्ष्यापूर्ण सहजता के साथ सभी जैको लालटेन को बुझा दिया। दोनों लड़के चले गए, उनकी बाइकें गड्ढों पर टकरा रही थीं, उनकी प्रगति चंद्रमा और किशोर चुड़ैल की बढ़ती छठी इंद्री द्वारा आसान हो गई थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उस पर झुककर कराहने लगा। मेरे पैर मुझे मार रहे हैं। मैंने अपने जूते उतारे और टोपी सीढ़ियों पर फेंक दी। इशमोल 782 का पेज चला गया है। मैथ्यू ने रेलिंग पोस्ट के सहारे चुपचाप झुकते हुए घोषणा की। माँ का पत्र भी चला गया। तो अब समय आ गया है। मैंने खुद को पुराने दरवाजे से दूर खींच लिया और घर में धीरे से कराहने की आवाज़ आई। अपने लिए चाय बनाओ और फैमिली रूम में मुझसे मिलो। मैं बैग ले आता हूँ। वह सोफे पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके पैरों के पास मुलायम ब्रीफकेस रखा हुआ था और कॉफ़ी टेबल पर चांदी का शतरंज का टुकड़ा और सोने की बाली पड़ी थी। मैंने उसे वाइन का एक गिलास दिया और उसके साथ बैठ गया। ये वाइन का आखिरी हिस्सा है। मैथ्यू ने मेरी चाय पर नज़र डाली। और ये तुम्हारे लिए भी आखिरी चाय है। उसने घबराहट में अपने बालों में हाथ फेरा और गहरी सांस ली। मैं कभी और नज़दीक जाना पसंद करता, जब मृत्यु और बीमारी कम होती, उसने अनिश्चित स्वर में कहा, और कहीं और नज़दीक, जहाँ चाय और प्लम्बिंग हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी तो तुम्हें ये पसंद आएगा। मुझे अभी भी नहीं पता था कि यह कब और कहाँ था। मैथ्यू ताला खोलने के लिए नीचे झुका। जब उसने बैग खोला और देखा कि ऊपर क्या था, तो उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, मुझे डर था कि यसब्यू ने गलत भेजा होगा। तुमने अभी तक बैग नहीं खोला। मैं उसके आत्मसंयम पर आश्चर्यचकित था। नहीं, मैथ्यू ने एक किताब निकाली। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था, बस मामले की गंभीरता को देखते हुए।
उसने मुझे किताब थमा दी। इसमें काले चमड़े की जिल्द थी और साधारण चांदी के किनारे थे। ये बहुत सुंदर है, मैंने अपनी उंगलियां इसकी सतह पर चलाते हुए कहा। इसे खोलो, मैथ्यू ने पहले कहा। क्या मुझे पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं? अब जबकि तीसरी वस्तु मेरे हाथ में थी, मुझे अजीब तरह से अनिच्छा महसूस हुई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सामने का कवच चरमरा कर खुला और पुराने कागज और स्याही की अनोखी खुशबू हवा में फैल गई। कोई संगमरमर के अंतिम पृष्ठ नहीं थे, कोई बुकप्लेट नहीं थे, कोई अतिरिक्त खाली पन्ने नहीं थे जैसे 18वीं और 19वीं सदी के संग्रहकर्ता अपनी किताबों में डालते थे। और कवर भारी थे, जो ये संकेत देते थे कि लकड़ी के बोर्ड सुचारू रूप से फैले चमड़े के नीचे छिपे हुए थे। पहले पृष्ठ पर 2 पंक्तियां मोटी काली स्याही से लिखी हुई थीं, जो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की एक सघन, नुकीली लिपि में थीं। मेरे अपने प्यारे मैट के लिए, मैंने जोर से पढ़ा। किसने कभी प्यार किया, जिसने पहली नज़र में प्यार नहीं किया? समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन ये परिचित था। शेक्सपियर। मैंने अपनी नज़रें मैथ्यू की ओर उठाईं। शुरू में नहीं, उसने तनाव भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। जब दूसरे लोगों के शब्दों को इकट्ठा करने की बात आती थी तो विल एक मैगपाई की तरह था। मैंने धीरे से पन्ना पलटा। मैं कोई छपी हुई किताब नहीं बल्कि एक पांडुलिपि थी, जो शिलालेख की तरह ही मोटे अक्षरों में लिखी गई थी। मैंने शब्दों को समझने के लिए और भी करीब से देखा। अपनी पढ़ाई निपटा लो, फॉस्ट्स, और शुरू करो उस बात की गहराई को जानने के लिए जो तुम कहोगे। यीशु, मैंने भारी स्वर में कहा और किताब बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैथ्यू ने टिप्पणी की, जब वह सुनेगा कि आपकी प्रतिक्रिया ऐसी थी तो वह मूर्ख की तरह हंसेगा। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? शायद। किस प्रकार तुमने यह पाया? किट ने इसे मुझे दिया। मैथ्यू ने कवर को हल्के से छुआ। फॉस्ट्स हमेशा से मेरा पसंदीदा था। कीमिया का हर इतिहासकार क्रिस्टोफर मार्लो के नाटक को जानता था, जिसमें डॉक्टर फॉस्ट्स के बारे में बताया गया था, जिसने जादुई ज्ञान और शक्ति के बदले में अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। मैंने किताब खोली और शिलालेख पर अपनी उंगलियां फिराईं, जबकि मैथ्यू ने आगे लिखा। किट और मैं अच्छे दोस्त थे एक खतरनाक समय में जब कुछ ही ऐसे प्राणी थे जिन पर आप भरोसा कर सकते थे। हमने कुछ हद तक लोगों को परेशान किया। जब सोफी ने अपनी जेब से शतरंज का वह टुकड़ा निकाला जो मैंने उससे खो दिया था, तो ये स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड ही हमारी मंजिल है। हालांकि उस शिलालेख में मेरी उंगलियों ने जो भावना देखी वह दोस्ती नहीं थी। यह एक प्रेमी का समर्पण था। क्या तुम भी उससे प्यार करती थीं? मैंने धीरे से पूछा। नहीं, मैथ्यू ने संक्षेप में कहा। मैं किट से प्यार करता था, लेकिन जिस तरह से तुम कहना चाहते हो, उस तरह से नहीं, और जिस तरह से वह चाहता था, उस तरह से नहीं। अगर किट पर छोड़ दिया जाता, तो चीजें अलग होतीं। लेकिन यह उस पर निर्भर नहीं था, और हम कभी भी दोस्तों से ज्यादा नहीं थे। क्या वह जानता था कि तुम क्या हो? मैंने उस किताब को एक अमूल्य खजाने की तरह अपने सीने से लगा लिया। हाँ, हम रहस्य नहीं रख सकते थे। इसके अलावा, वो एक शैतान था, और असामान्य रूप से समझदार भी। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि किट से कुछ भी छिपाने की कोशिश करना व्यर्थ है। क्रिस्टोफर मार्लो एक डेमन थे, ये बात मुझे उनके बारे में मेरी सीमित जानकारी के आधार पर कुछ हद तक समझ में आई। तो हम इंग्लैंड जा रहे हैं, मैंने धीरे से कहा। ठीक कब? 1590 में। कहाँ? हर साल हम में से एक समूह ऑल सेंट्स और ऑल सोल्स की पुरानी कैथोलिक छुट्टियों के लिए ओल्ड लॉज में मिलता था। कुछ लोग उन्हें मनाने की हिम्मत करते थे, लेकिन किट को किसी तरह से उन्हें याद करना साहसी और खतरनाक लगता था। वो हमें फॉस्ट्स का अपना नवीनतम ड्राफ्ट पढ़ता था, वह हमेशा उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता था। कभी संतुष्ट नहीं होता था। हम बहुत पीते थे, शतरंज खेलते थे, और भोर तक जागते रहते थे। मैथ्यू ने मेरी एम्स से पांडुलिपि निकाली। उसने इसे टेबल पर रखा और मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। क्या ये सब तुम्हारे लिए ठीक है, मोनकोर? हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम कभी और सोच सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मेरे अंदर का इतिहासकार एलिजाबेथ इंग्लैंड में जीवन के अवसरों को समझने लगा था। 1590 में इंग्लैंड में कीमियागर थे। हाँ, उसने सावधानी से कहा। पारा विषाक्तता और उनके अजीब काम करने के तरीकों को देखते हुए उनमें से किसी के साथ रहना विशेष रूप से सुखद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, डायना, वहाँ शक्तिशाली चुड़ैलें हैं जो आपके जादू का मार्गदर्शन कर सकती हैं। क्या तुम मुझे नाट्यशालाओं में ले चलोगे? क्या मैं तुम्हें उनसे दूर रख सकता हूँ? मैथ्यू की भौहें उठ गईं। शायद नहीं। मेरी कल्पना हमारे सामने खुलने वाली संभावना से प्रभावित हुई। क्या हम रॉयल एक्सचेंज से होकर चल सकते हैं? जब वे लाइट जलाएंगे दीपक। हाँ, उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। और सेंट पॉल में धर्मोपदेश सुनने के लिए जाना है और टाइबन में फांसी के लिए जाना है। हम बेडलम में क्लर्क से कैदियों के बारे में भी बात करेंगे। दबी हुई हंसी से उसका शरीर कांप उठा। हे भगवान, डायना, मैं तुम्हें उस समय में ले जा रहा हूँ जब प्लेग था, बहुत कम सुख सुविधाएं थीं। चाय नहीं थी और दांतों की हालत बहुत खराब थी और तुम बस यही सोच सकती थी कि रात में ग्रेशम एक्सचेंज कैसा दिखता था। मैं उत्साह से पीछे हटकर उसकी ओर देखने लगा। क्या मैं रानी से मिलूंगा? बिल्कुल नहीं। मैथ्यू ने मुझे अपने पास खींच लिया। एलिजाबेथ ट्यूडर और वह आपसे क्या कहेगी, ये सोचकर ही मेरा दिल कांप उठता है। काया, मैंने उस रात दूसरी बार कहा। अगर आप उसे बेहतर जानते तो ऐसा नहीं कहते। वह नाश्ते के लिए दरबारियों को खाती है, मैथ्यू ने रुककर कहा। इसके अलावा 1590 में हम कुछ और भी कर सकते हैं। वह क्या है? 1590 में कहीं एक रसायन शास्त्रीय पांडुलिपि है जो एक दिन एलियास एशमोल के पास होगी। हम इसकी तलाश कर सकते हैं। पांडुलिपि शायद पूरी हो गई होगी, उसका जादू बरकरार रहेगा। मैंने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया और कुशन पर बैठ गई, कॉफी टेबल पर रखी 3 वस्तुओं को आश्चर्य से देखती रही। हम वाकई समय में पीछे जाने वाले हैं। हम हैं। सारा ने मुझसे कहा कि हमें सावधान रहना होगा कि हम किसी भी आधुनिक चीज को अतीत में न ले जाएं। मार्थे ने आपके लिए एक स्मोक बनाया और मैंने एक शर्ट। मैथ्यू ने फिर से ब्रीफकेस में हाथ डाला और लंबी आस्तीन और गर्दन पर डोरी वाले 2 सादे लिनन के कपड़े निकाले। उसे उन्हें हाथ से सिलना पड़ा और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। वे फैंसी नहीं हैं, लेकिन कम से कम हम जिस किसी से भी पहली बार मिलेंगे उसे चौंका तो नहीं देंगे। उसने उन्हें हिलाकर देखा तो उनकी लिनेन की तहों से एक छोटा सा काला मखमली थैला गिर गया। मैथ्यू ने भौहें सिकोड़ी। यह क्या है? उसने इसे उठाते हुए कहा। बाहर एक नोट पिन किया हुआ था। उसने इसे खोला। यह साबेऊ की ओर से। यह आपके पिता की ओर से सालगिरह का तोहफा था। मुझे लगा कि आप इसे डायना को देना चाहेंगे। मैं पुराने जमाने का दिखूंगा लेकिन उसके हाथ में अच्छा लगेगा। बैग में 3 अलग अलग सोने की पट्टियों से बनी एक अंगूठी थी, जिसे एक साथ मोड़ा गया था। 2 बाहरी पट्टियों को उमेद स्लीव्स में बनाया गया था, जो तमचीनी से रंगी हुई थी और कढ़ाई की तरह दिखने के लिए छोटे छोटे रत्नों से जड़ी हुई थीं। प्रत्येक आस्तीन से एक सुनहरा हाथ निकला हुआ था, जो छोटी हड्डियों, पतले टेंडन और छोटी उंगलियों तक पूरी तरह से निष्पादित था। दोनों हाथों के बीच, भीतरी अंगूठी पर, एक बड़ा पत्थर था जो कांच जैसा दिख रहा था। ये साफ और बिना पहलू वाला था, काले रंग की पृष्ठभूमि के साथ एक सुनहरे बेजेल में जड़ा हुआ था। कोई भी जौहरी इतनी बढ़िया अंगूठी में कांच का एक टुकड़ा नहीं डालेगा। यह एक हीरा था। वो किसी संग्रहालय में रखा जाना चाहिए, मेरी उंगली पर नहीं। मैं उनके जीवंत हाथों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और मैंने उनके द्वारा पकड़े गए पत्थर के वजन के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। मेरी माँ इसे हमेशा पहनती थी। मैथ्यू ने इसे अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच उठाते हुए कहा। उसने इसे अपनी स्क्रिबल रिंग इसलिए कहा क्योंकि वह हीरे की नोक से कांच पर लिख सकती थी। उसकी गहरी नज़र ने अंगूठी के कुछ ऐसे विवरण देखे जो मेरी नज़र में नहीं थे। सुनहरे हाथों के घुमाव के साथ 3 अंगूठियां उसकी हथेली में फैल गईं। प्रत्येक बैंड पर नक्काशी की गई थी, शब्द सपाट सतहों के चारों ओर लिपटे हुए थे। हमने उस छोटे से लेखन को देखा। वे कविताएं हैं जिन्हें लोगों ने स्नेह के प्रतीक के रूप में लिखा था।
ये कहता है, ए मावी दे कोए एंटर, मैथ्यू ने कहा, उसकी तर्जनी की नोक सोने की सतह को छूते हुए। ये पुरानी फ्रांसीसी है जिसका अर्थ है मेरा पूरा दिल, मेरा पूरा जीवन। और ये मून डेब्यू एट माफिन, एक अल्फा और एक ओमेगा के साथ। मेरी फ्रेंच भाषा इतनी अच्छी थी कि मैं इसका अनुवाद कर सकता था कि मेरा आरंभ और मेरा अंत। भीतरी बैंड पर क्या है? दोनों तरफ वाई लिखा हुआ था। मैथ्यू ने पंक्तियां पढ़ी और ऐसा करते हुए अंगूठियों को उलट दिया। से सोवेनिया डू पासे, इट क्वेल या अन एवेनेर, अतीत को याद रखें और यह कि एक भविष्य है। कविताएं हमें पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। यह आश्चर्यजनक था कि फिलिप ने इतने समय पहले यसब्यू के लिए ऐसी कविताएं चुन ली थीं जो आज मैथ्यू और मेरे लिए अर्थपूर्ण हो सकती हैं। पिशाच भी एक तरह से समय पर चलने वाले होते हैं। मैथ्यू ने अंगूठी को एक साथ फिट किया। उसने मेरा बायां हाथ लिया और मेरी प्रतिक्रिया से डरते हुए दूसरी तरफ देखा। क्या तुम इसे पहनोगी? मैंने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों में पकड़ा, उसका सिर अपनी ओर घुमाया और सिर हिलाया, बिल्कुल बोलने में असमर्थ। मैथ्यू का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखें मेरे हाथ पर टिक गईं, जो अभी भी उसके हाथ में था। उसने अंगूठी मेरे अंगूठे के ऊपर सरका दी ताकि वह पो के ठीक ऊपर रहे। इस अंगूठी के साथ मैं तुमसे विवाह करता हूँ और अपने शरीर से मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। मैथ्यू की आवाज़ शांत थी और ये थोड़ी सी कांप रही थी। उसने जानबूझकर अंगूठी को मेरी तर्जनी पर रखा, इसे तब तक नीचे खिसकाया जब तक कि यह बीच की जोड़ तक नहीं पहुंच गई। और अपनी सारी सांसारिक संपत्ति के साथ मैं तुम्हें दान करता हूँ। अंगूठी मेरी मध्यमा उंगली से फिसलकर मेरे बाएं हाथ की चौथी उंगली पर आ गई। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। उसने मेरा हाथ अपने मुंह के पास उठाया और अपनी आंखों को एक बार फिर मेरी ओर देखा। ठंडे होठों ने अंगूठी को मेरी त्वचा में दबा दिया। आमीन, आमीन, मैंने दोहराया। तो अब हम पिशाचों की नज़र में और चर्च के कानून के अनुसार विवाहित हैं। अंगूठी भारी लग रही थी, लेकिन यसब्यू सही था। यह मुझे सूट करती थी। तुम्हारी आंखों में भी, मुझे आशा है। मैथ्यू अनिश्चित लग रहा था। बेशक मेरी नज़र में हम शादीशुदा हैं। मेरी खुशी का कुछ हिस्सा ज़रूर दिखा होगा, क्योंकि उसकी जवाबी मुस्कान जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। चलो देखते हैं कि मामन ने और भी सरप्राइज भेजे हैं या नहीं। वह ब्रीफकेस में वापस गया और कुछ और किताबें लेकर आया। एक और नोट था, वह भी यसब्यून का। ये उस पांडुलिपि के बगल में थे जिसे आपने मांगा था। मैथ्यू ने पढ़ा। तो ये भी भेजा गया है, बस मामले की जांच के लिए। क्या वे भी 15,907 से हैं? नहीं, मैथ्यू ने कहा, उसकी आवाज़ सोच में थी। उनमें से कोई भी नहीं। उसने फिर से बैग में हाथ डाला। जब उसका हाथ बाहर आया, तो उसने बेथनी से चांदी का तीर्थयात्री का बैज पकड़ा हुआ था। वहाँ ऐसा कोई नोट नहीं था जिससे ये स्पष्ट हो सके कि वह वहाँ क्यों था। सामने वाले हॉल में लगी घड़ी में 10 बज रहे थे। हमें जल्दी ही निकलना था। काश मुझे पता होता कि उसने ये क्यों भेजे। मैथ्यू चिंतित लग रहा था। शायद उसने सोचा कि हमें आपकी अन्य कीमती चीजें भी ले जानी चाहिए। मैं जानता था कि उस छोटे से चांदी के ताबूत से उसका कितना गहरा लगाव था। नहीं, अगर इससे आपको 1590 पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। उसने मेरे बाएं हाथ की अंगूठी पर नज़र डाली और मैंने अपनी उंगलियां बंद कर लीं। वह इसे उतारने वाला नहीं था, चाहे वह 1590 की हो या नहीं। हम सारा को फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वह क्या सोचती है। मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, चलो उसे परेशान न करें। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। 3 वस्तुएं लें और अतीत या वर्तमान से कुछ भी ऐसा न लें जो रास्ते में आ सकता है। हम अंगूठी के लिए अपवाद बनाएंगे, अब जब यह आपकी उंगली पर है। उसने ऊपर की किताब खोली और जम गया। यह क्या है? मेरी टिप्पणियां इस पुस्तक में हैं और मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें वहां रखा था। मैं 400 साल से भी ज्यादा बूढ़ा हूँ। शायद तुम भूल गए हो। मेरे शब्दों के बावजूद एक ठंडी उंगली मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैथ्यू ने कुछ और पन्ने पलटे और तेज सांस ली।
हम इन किताबों को तीर्थयात्री के बैज के साथ रखवाली वाले कमरे में छोड़ देते हैं, क्या घर उनका ख्याल रखेगा? अगर हम कहें तो मैं ऐसा करूँगा। मैंने कहा, मैथ्यू, क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। हमें जाना चाहिए। उन्होंने किताबें और लाजरस के ताबूत को उठाते हुए कहा, इन्हें यहीं रहना चाहिए। हमने चुपचाप कपड़े बदले। मैंने अपनी नंगी त्वचा तक सब कुछ उतार दिया। लिनेन का स्मोक मेरे कंधों पर फिसलने से मैं कांपने लगी। कफ मेरी कलाइयों को छूते हुए मेरे टखनों तक गिरे और जब मैंने डोरी खींची तो चौड़ी गर्दन बंद हो गई। मैथ्यू ने अपने कपड़े उतारकर जल्दी से शर्ट पहन ली। शर्ट लगभग उसके घुटनों तक पहुंच गई थी और उसकी लंबी सफ़ेद टांगें नीचे की ओर निकली हुई थीं। जब मैं अपने कपड़े समेट रहा था, मैथ्यू डाइनिंग रूम में गया और स्टेशनरी और अपने पसंदीदा पेन में से एक लेकर बाहर आया। उसका हाथ पेज पर तेजी से दौड़ा और उसने सिंगल शीट को मुड़कर प्रतीक्षारत लिफाफे में रख दिया। सारा के लिए एक नोट, उन्होंने समझाया। हम घरवालों से कहेंगे कि वे इसका भी ध्यान रखें। हमने अतिरिक्त पुस्तकें, नोट और तीर्थयात्री का बैज रख रखाव कक्ष में रख दिया। मैथ्यू ने उन्हें सावधानी से सोफे पर रख दिया। मैथ्यू ने पूछा, क्या हम लाइटें चालू रखें? नहीं, मैंने कहा, बस पोर्च की लाइट, ताकि जब वे घर आएं तो अंधेरा हो। जब हमने लैंप बंद किया तो वहां हरे रंग का एक धब्बा दिखाई दिया। यह मेरी दादी थी, जो अपनी कुर्सी पर हिल रही थीं। अलविदा, दादी माँ। न तो ब्रिजेट बिशप और न ही एलिजाबेथ उसके साथ थी। अलविदा, डायना। घर को इनका ध्यान रखना चाहिए। मैंने सोफे पर पड़ी वस्तुओं के ढेर की ओर इशारा किया। आप कहाँ जा रहे हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ की चिंता न करें। धीरे धीरे हम घर के पिछले हिस्से तक चले गए। जाते समय लाइटें बंद कर दी। फैमिली रूम में मैथ्यू ने डॉक्टर फॉस्ट्स को उठाया, कान की बाली और शतरंज का मोहरा। मैंने आखिरी बार उस परिचित भूरे रसोई घर की ओर देखा और कहा, अलविदा, घर। तबीथा ने मेरी आवाज़ सुनी और स्टिल रूम से चीखती हुई भागी। वह अचानक रुकी और बिना पलक झपकाए हमें घूरने लगी। अलविदा, माँ छोटी, मैथ्यू ने उसके कान खुजाने के लिए झुकते हुए कहा। हमने हॉपबैम से निकलने का फैसला किया था। ये शांत था, आधुनिक जीवन का कोई निशान नहीं था जो ध्यान भटका सके। हम नंगे पैर सेब के बगीचे से होते हुए ठंड से ढकी घास पर चले गए। ठंड ने हमारे कदमों को तेज कर दिया। जब मैथ्यू ने बैम का दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा में मेरी सांसें दिखाई दे रही थीं। मैं ठंड से कांप रहा हूँ। मैंने अपना स्मोक और पास खींचा, दांत किटकिटा रहे थे। जब हम ओल्ड लॉज पहुँचेंगे तो वहाँ आग लग जाएगी, उन्होंने मुझे बाली देते हुए कहा। मैंने अपने कान के छेद में से पतली तार डाली और देवी की ओर हाथ बढ़ाया। मैथ्यू ने उसे मेरी हथेली में गिरा दिया। और क्या? शराब, बेशक लाल शराब। मैथ्यू ने मुझे किताब दी और मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मेरे माथे पर एक मजबूत चुंबन दिया। आपके कमरे कहाँ हैं? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पुराने लॉज को याद करते हुए। ऊपर, आंगन के पश्चिमी तरफ, हिरन पार्क की ओर देखते हुए। और इसकी गंध कैसी होगी? घर जैसा, उन्होंने कहा। नौकरों के खाने से लकड़ी का धुआं और भुना हुआ मांस, मोमबत्तियों से मोम और लिनेन को ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लवेंडर। क्या आप कुछ विशेष सुन सकते हैं? कुछ भी नहीं, बस सेंट मैरी और सेंट माइकल की घंटियां, आग की चिंगारी और सीढ़ियों पर खर्राटे लेते कुत्ते। वहां जाकर तुम्हें कैसा लगता है? मैंने उसके शब्दों पर और उनके द्वारा मुझे महसूस कराए गए एहसास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा। ओल्ड लॉज में मुझे हमेशा साधारण महसूस होता था, मैथ्यू ने धीरे से कहा। यह एक ऐसी जगह है जहां मैं खुद हो सकता हूं। अक्टूबर में मेडिसन हॉपबैम में लवेंडर की खुशबू हवा में घूम रही थी, समय और स्थान से बाहर। मैं उस खुशबू से अचंभित था और अपने पिता के नोट के बारे में सोच रहा था। अब मेरी आंखें जादू की संभावनाओं के लिए पूरी तरह से खुल गई थीं। हम कल क्या करेंगे? हम पार्क में टहलेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज़ में बड़बड़ाहट थी और उसकी बाहों में मेरी पसलियों के चारों ओर लोहे की पट्टियां बंधी हुई थीं। अगर मौसम ठीक रहा तो हम घुड़सवारी करेंगे। वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। इस साल के इस मौसम में बगीचों में बहुत कुछ है।
कहीं न कहीं एक लूले जरूर होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खेलने के लिए ले जाऊंगा। एक और खुशबू मसालेदार और मीठी लवेंडर के साथ मिल गई और मैंने एक पेड़ देखा जो भारी, सुनहरे फलों से लदा हुआ था। एक हाथ बड़ा और एक हीरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन फल पहुंच से बाहर था। मुझे निराशा और इच्छा की तीव्र धार महसूस हुई और मुझे इमली की यह बात याद आ गई कि जादू दिल के साथ साथ दिमाग में भी होता है। क्या बगीचे में कोई श्रीफल है? हाँ, मैथ्यू ने मेरे बालों पर अपना मुंह रखते हुए कहा। अब फल पक जाएंगे। पेड़ पिघल गया, हालांकि मधुर सुगंध बनी रही। अब मैंने एक लंबी लकड़ी की मेज पर एक उथली चांदी की थाली देखी। इसकी धुंधली सतह पर मोमबत्तियां और आग की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। थाली के अंदर चमकीले पीले रंग के क्विंस रखे हुए थे जो सुगंध का स्रोत थे। मेरी उंगलियां उस किताब के कवर पर मुड़ी हुई थीं जिसे मैंने वर्तमान में पकड़ा हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में वे अतीत के एक फल के टुकड़े पर बंद हो गईं। मैं क्विंस की खुशबू सूंघ सकता हूँ। ओल्ड लॉज में हमारा नया जीवन पहले से ही मेरे चारों ओर हर जगह बुला रहा था। उसे खोने की संभावना ही वह सब थी जो मुझे डरा रही थी। याद रखें, किसी भी चीज को जाने न दें। अतीत के साथ कभी नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और जब मैं तुमसे कहूं तो अपना पैर ऊपर उठाना और फिर नीचे रखना। वह हंसा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ लोन। यह एक असामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन ये पर्याप्त थी। घर, मैंने सोचा। मेरा दिल लालसा से तड़प उठा। एक अपरिचित घंटी ने घंटा बजाया। मेरी त्वचा पर आग का गर्म स्पर्श महसूस हुआ। हवा लवेंडर, मोम और पके हुए क्विंस की गंध से भरी हुई थी। का समय आ गया है। हमने साथ मिलकर अपने पैर उठाए और अज्ञात में कदम रखा।